एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा थ्योरी ऑफ, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड थ्योरी है वो। और एक और टॉपिक होगा जिसको जैसे मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि विभिन्न कल्चर्स के बीच जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो किस किस टाइप का होता है और उसमें क्या क्या कमियां होती हैं, क्या क्या बैरियर होते हैं। और कल की क्लास में हमने किया था ग्रुप फॉर्मेशन किया था। और ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होता है, FSNPA से हमने इसको रिलेट किया था। एफ से हो गया फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब होता है ग्रुप जब बनता है तो उसमें अनेक बातें होती हैं कि कौन क्या क्या काम करेगा। फिर आता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि वहाँ पर संघर्ष होता है शक्ति के लिए कि मैं लीडर बनूंगा या वे वो। तो ऐसे फिर आता है नॉर्मिंग, तो नॉर्मल हो जाता है ग्रुप। और फिर आता है परफॉर्मिंग, जो भी ग्रुप मेंबर होते हैं वो एक फोकस गोल पर फोकस करते हैं, स्पेसिफिक गोल पर यहाँ पर फोकस किया जाता है। और जो भी मेंबर्स वहाँ पर रह जाते हैं सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं। फिर आता है एडजर्निंग। एडजर्निंग का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य के लिए ग्रुप बनाया जाता है अगर वो उद्देश्य पूरा हो जाए तो ग्रुप को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये 5 स्टेप हमने देखे थे ग्रुप के। फिर हमने ग्रुप के टाइप देखे थे कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, परमानेंट, टेम्परेरी, क्लोज ग्रुप, ओपन ग्रुप। तो इस प्रकार हमने ग्रुप्स को देखा था। आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो एक सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे वाइगोत्स्की, तो जिनका जन्म था 1896 से लेकर 1934 तक। बच्चे सोसाइटी या लोगों से क्या सीखते हैं, तो ये उनके बारे में उन्होंने बताया था। एक्सपीरियंस को रिक्रिएट कर देते हैं। बच्चे सोसाइटी से और लोगों से क्या सीखते हैं और एक्सपीरियंस को कैसे रिक्रिएट कर देते हैं, तो ऐसा बताया है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में। एम्पैथी का मतलब होता है स्टूडेंट्स को समझना चाहिए स्टूडेंट्स को, ना कि उनको एक ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि हमारा काम है बस पढ़ाना और पढ़ाकर चले गए। और वाइगोत्स्की ने प्रोसेसिंग ऑफ न्यू नॉलेज की प्रोसेसिंग के 3 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, न्यू कॉन्सेप्ट बाय ड्राइंग ऑन मैनी सेपरेट पीसेस ऑफ नॉलेज, यानी कि अलग अलग नॉलेज अलग अलग जगह से मिलेगी तो उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एक जगह पर। यानी कि जैसे कोई न्यू कॉन्सेप्ट बताता है ऑन मैनी, तो अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट बताता है या सेपरेट पीसेस ऑफ नॉलेज बताता है तो बच्चा उसको एकत्रित करता है, तो इस प्रकार नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है। फिर आता है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है मेंटल प्रोसेस ऑफ पुटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू मेमोरी। जैसे अगर किसी बच्चे ने कुछ नई बात सीखी तो वो अपने मन में कितनी बात को स्टोर कर सकता है, तो ये उसकी मेमोरी पर डिपेंड करेगा। तो ये होता है स्टोरेज। पहले होता है कंस्ट्रक्शन, पहले उसको कंस्ट्रक्ट करेगा फिर उसको स्टोर करेगा। और फिर होता है रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग एज यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन मेमोरी। तो फाइंडिंग करेगा यूजिंग इंफॉर्मेशन कि उस जो भी माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर है तो उसका यूज कैसे करना है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है मेमोरी में। तो ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करना है, तो ये होता है रिट्राइवल। एक और नेक्स्ट थ्योरी है रिचुअल थ्योरीज। रिचुअल थ्योरीज में क्या होता है, बेस्ड ऑन बिलीव्स, विश्वासों पर डिपेंड करता है। थिंकिंग, मोरालिटी एंड कल्चरल इंटरएक्शन, इमोशंस एंड सिंबल्स पर डिपेंड करता है। फोकस ऑन इंटरएक्शन, इंटरएक्शन पर फोकस किया जाता है। इंटरएक्शन का मतलब होता है कि जैसे एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के साथ जब आपस में बातचीत करें तो उनके आपस के मनोभावों को एक दूसरे से साझा किया जाएगा, तो इसे कहते हैं इंटरैक्शन। तो ये होती है रिचुअल थ्योरी। एक होती है ऑडियंस मार्जिनलाइजेशन थ्योरी। इसमें हेजेमनी होती है मार्जिनल ग्रुप की, यानी कि एक ग्रुप का वर्चस्व, डोमिनेंस या प्रभाव ज़्यादा होता है। जैसे एक है हिंदुओं का मोहल्ला और एक है मुसलमानों का मोहल्ला, और यहाँ पर 2 मुसलमान परिवार रहते हैं तो यहाँ पर डोमिनेंस किसका होगा, तो हिंदुओं का होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर मुस्लिमों का ज़्यादा वर्चस्व होगा, तो एक ग्रुप का वर्चस्व या डोमिनेंस ज़्यादा होता है, तो इसे कहते हैं ऑडियंस मार्जिनलाइजेशन थ्योरी। अब हम देखेंगे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, अंतर सांस्कृतिक संचार क्या होता है। जैसे हमने देखा था इंटरपर्सनल। इंटर का मतलब होता है बीच में, पर्सनल का मतलब होता है लोगों के बीच। दो या दो से अधिक लोगों के बीच जब संचार होता है तो उसको कहते हैं इंटरपर्सनल। और यहाँ पर इंटरकल्चरल, इंटर का मतलब होता है बीच और कल्चरल का मतलब होता है
एक से अधिक कल्चर के बीच जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको कहते हैं इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स या अमंग डिफरेंट कल्चर्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, एक क्रिश्चियन कन्वर्सेस विद अ मुस्लिम। एक क्रिश्चियन है ईसाई मुस्लिम से बातचीत कर रहा है। ए विमेन रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैन। एक महिला ने पुरुष से ऑर्डर प्राप्त किया या आदेश प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल्चर होता क्या है। तो कल्चर होता है वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका होता है, और जिसमें कल्चरल वैल्यूज सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। इम्पैक्ट जो प्रभावित करते हैं, हाउ पीपल स्पीक्स लोग कैसे बोल रहे हैं, राइट कैसे लिख रहे हैं, एंड एक्ट कैसे काम कर रहे हैं। ऑल एसेंशियल एस्पेक्ट्स सभी जरूरी पहलुओं पर ये कम्युनिकेशन, ये संचार प्रभावित करता है। कि जैसे किसी स्टेट में अलग कोई लैंग्वेज बोलता है, दूसरे स्टेट में अलग, यानी कि भाषा और बोली और पहनावा और संस्कृति ये समय के साथ या एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते ही रहते हैं। तो इसको कहते हैं कल्चर। कल्चर में बात करने का तरीका, बोली, भाषा, टेस्ट आदि को इम्पैक्ट करता है। अगर कोई जैसे अगर कोई एक व्यक्ति किसी संस्कृति से प्रभावित है, यानी कि अगर वो हरियाणा में रहता है और अगर वो उत्तर प्रदेश या बिहार में चला जाए, या कोई बिहार में रहता है वो हरियाणा में आ जाए, तो थोड़ा बहुत उसकी संस्कृति को अपनाने लगता है। तो जब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति दोनों ही आपस में संचार करते हैं तो इसमें वे कॉमन से कॉमन शब्दों का यूज करते हैं ताकि सामने वाला समझ जाए। और कुछ कुछ दिनों के बाद ऐसा भी होता है कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति के भाषा को यूज कर रहा है और ये व्यक्ति इस व्यक्ति के भाषा को यूज कर रहा है, यानी कि दोनों ने अपने जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं या जो भी इम्पोर्टेंट जो भी बातें होती हैं या उनकी भाषा की थोड़ी बहुत बातें सीख ली हों तो वे आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये होता है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, यानी कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच जब संचार होता है तो उसको कहते हैं इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। अपने खुद के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह यानी कि कल्चरल बायस और अदर्स बायसेस के बारे में जागरूक होना किसी के भी साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होने में एक लंबा रास्ता तय करता है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, अगर हमारे मन में हो कि जैसे सामने वाले की संस्कृति अलग है या कल्चर उसका अलग है, यानी कि अलग स्टेट से आया है और हम अलग स्टेट के हैं, अगर हमारे मन में बायसनेस है या ऐसा हमारी सोच थोड़ी अलग है, यानी कि उसमें पूर्वाग्रह है कि ये ऐसे लोग तो बुरे होते हैं, तो हम उनसे दूर रहेंगे, ना तो हम अपनी भाषा उनको सिखाएंगे और ना ही उनकी सीखेंगे। तो ऐसे पूर्वाग्रहों से बचकर रहना चाहिए। अगर हम ऐसे पूर्वाग्रहों में उलझ कर रह जाएंगे तो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो हम अपने विचारों को दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको अपने पूर्वाग्रहों को, जो हमारे कल्चरल पूर्वाग्रह हैं या बायसनेस हैं, तो उनको छोड़ना चाहिए ताकि हम प्रभावी ढंग से संचार कर सकें। और जब हम अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर संचार करते हैं तो ये संचार काफ़ी प्रभावी भी होता है और लंबे समय तक भी चलता है। एक होता है मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन। मल्टी का मतलब होता है अनेक, कल्चरल सांस्कृतिक कम्युनिकेशन। जब एक ग्रुप में अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग हों, यानी कि एक ग्रुप है, जैसे कॉलेज का एक ग्रुप है या यूनिवर्सिटी का ग्रुप है जिसमें साउथ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से और साउथ ईस्ट से सभी जगह के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने हुए आए हुए हैं, या तो यहाँ पर नेशनलिटीज़ अलग अलग होगी। जैसे अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हों तब, तो मेड अप ऑफ पीपल विद डिफरेंट नेशनलिटीज़, तो अलग अलग राष्ट्रीयता के व्यक्ति यहाँ पर होंगे और आपस में संचार करेंगे। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल का मतलब क्या होता है, कंपेयर यहाँ पर होता है, कंपेयरिंग टू और मोर डिफरेंट कल्चर। जब दो या दो से अधिक कल्चर्स को आपस में कंपेयर किया जाता है तो इसे कहते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। और इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन या क्या होता है, इंटरएक्शन होता है, रेफर्स टू एक्सचेंज टेकिंग प्लेस बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। तो विभिन्न कल्चरों के बीच, विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक्सचेंज टेकिंग प्लेस, एक्सचेंज किए जाते हैं, इंटरेक्शन की जाती है। और बैरियर्स टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, हाइबल्स और वीवर्स ने 2009 में बताया था
कि इसके बैरियर्स क्या क्या होते हैं। तो एक होता है इथनोसेंट्रिज्म। इथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? वंस ओन कल्चर इज बेटर देन अदर्स। जैसे कोई एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति ये समझे कि मेरा कल्चर बेस्ट है, यानी कि जो भी सामने वाले के कल्चर है वो खराब है और मेरा ही कल्चर बेस्ट है। तो वंस ओन कल्चर इज बेटर देन अदर्स, कि हमारा ही कल्चर सर्वश्रेष्ठ है और दूसरों का नहीं। पीपल इवेल्युएट अदर बाय बेस्ड ऑन देयर ओन कल्चर, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। जैसे किसी धर्म में कुछ काम करना अच्छा माना जाता है तो दूसरे धर्म में ये खराब नहीं माना जाता। यानी कि अगर एक धर्म में एक चीज़ को अच्छा माना जाता है, जैसे बलि देना, और दूसरे धर्म में उसको खराब माना जाता है, तो बलि देने वाला ये सोचेगा कि इसका धर्म खराब है, क्योंकि उसके बिलीव्स या प्रैक्टिस होंगी, तो उनके आधार पर वो दूसरों को जज करेगा, और जज में वो निम्न कैटेगरी का मिलेगा, यानी कि वो उसको फॉलो नहीं करेगा, तो खुद को बेटर मानेगा और दूसरों को निचले स्तर का मानेगा। तो ऐसा होता है इथनोसेंट्रिज्म। और इसके भी 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल्स ऑफ इथनोसेंट्रिज्म। एक होता है पॉजिटिव लेवल, व्हेन यू प्रेफर योर कल्चर ओवर अदर्स पीपल कल्चर। तो पहला लेवल होता है पॉजिटिव लेवल, यानी कि जब हम अपने ही कल्चर को प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, ओवर अदर्स पीपल कल्चर, दूसरों के कल्चर को पसंद नहीं करते, तो ये होता है पॉजिटिव लेवल। एक होता है नेगेटिव लेवल, वंस ओन कल्चर इज सुपीरियर एंड दैट द बिहेवियर। जब ये बिहेवियर सामने आ जाता है कि हमारा ही कल्चर बेस्ट है, हमारा ही कल्चर सुपीरियर है और बाकी सारे निम्न कैटेगरी के हैं, तो ये हो जाता है नेगेटिव लेवल, यानी कि दूसरों का भी इसी पैमाने पर इवेल्युएट हो। जैसे हमारे धर्म में कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरे धर्म में ना हो, तो उस आधार पर हम ये जज करें कि इसमें भी ऐसी होनी चाहिए। अगर इसमें ऐसी बातें नहीं होंगी तो ये कल्चर खराब है और हमारा ही बेस्ट है। तो इस पैमाने का, इस आधार पर इसको इवेल्युएट किया जाता है, तो ये होता है नेगेटिव लेवल। एक होता है एक्सट्रीमली नेगेटिव लेवल। एक्सट्रीमली नेगेटिव इन्वॉल्व्स इम्पोजिंग यूर कल्चरल बिलीव्स ऑन अदर पीपल। यानी कि पहली बार में तो ऐसा हुआ था कि पॉजिटिव लेवल में तो ऐसा हुआ था कि जैसे हम अपने कल्चर को प्रेफर कर रहे हैं, दूसरे लेवल में, नेगेटिव लेवल में ये हुआ था कि हम दूसरे को इंटीरियर और अपने को सुपीरियर समझ रहे थे। और यहाँ पर एक्सट्रीमली नेगेटिव में क्या होगा कि हम अपने बिलीव्स या विश्वासों को दूसरे कल्चर पर थोपेंगे कि तुमको भी ये मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो तुम बेकार हो। तो इन्वॉल्व्स इम्पोजिंग योर कल्चरल बिलीव्स ऑन अदर पीपल। तो अपने विचार या अपने सांस्कृतिक विश्वासों को दूसरे व्यक्तियों पर थोपना। और जो भी हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, तो इसका मतलब क्या है? तो एजुकेशनल सिस्टम ओनली टीचेस अ पार्टिकुलर कंट्रीज कल्चर। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये कंट्री के कल्चर को प्रमोट करता है, एंड इग्नोर्स द अदर्स। जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या क्षेत्र रीजन के आधार पर, नस्ल के आधार पर, या लिंग के आधार पर जो भी कल्चर होते हैं, तो उनको ये प्रमोट नहीं करता। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है केवल कंट्रीज़ के कल्चर को ही प्रमोट करता है कि हम भारतीय हैं और भारतीय कल्चर एक ही है, तो ऐसे प्रमोट करता है। एक होता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? माइंड थॉट होता है, साइकोलॉजिकल होता है, कॉग्निटिव फंक्शन होता है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। मेंटल कैटेगराइजेशन ये होता है, यानी कि वंस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस इन इंटरेक्शन विद इट्स मेंबर्स। तो इसमें क्या होता है? व्हेन अ पेरेंट टेल्स अ चाइल्ड दैट ऑल बेगर्स आर लेजी। जैसे हमारे मन में कोई बात डाल दी जाती है कि ये व्यक्ति ऐसे होते हैं या सभी व्यक्ति अच्छे होते हैं, यानी कि जो भी हमारे बचपन में घर के द्वारा, घर के व्यक्तियों के द्वारा जो भी बातें यहाँ पर डाल दी जाती है माइंड में, तो वही हमारे अंदर बैठ जाती हैं, तो इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। तो स्टीरियोटाइप बन जाते हैं, यानी कि अगर कोई पेरेंट कहता है कि एक बच्चे को ऑल बेगर्स आर लेजी, सभी भिखारी लेजी होते हैं, तो उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि सभी भिखारी लेजी होते, चाहे किसी की मजबूरी ही क्यों ना हो, लेकिन हाँ वो व्यक्ति उसको लेजी ही समझेगा। यानी कि समवन सेज, कोई कह देता है कि ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट्स, यानी कि कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं कि सभी मुस्लिम आतंकवादी होते हैं। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमारे मन में ये बात बैठा दी जाए और जब भी आतंकवादी का जिक्र होगा तो हमारे मन में मुस्लिम ही आएगा।
तो ऐसी बात यहाँ पर जैसे बात बैठाई जाती है तो इसे कहते हैं, और वैसे ही बैठ जाती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर घर वाले व्यक्ति मन में ये बात बिठाए कि हमको सबकी हेल्प करनी चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, तो वही बात यहाँ पर बैठ जाती है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, और इसे ही कहते हैं स्टीरियोटाइप। एक होता है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज क्या होता है? बिलीफ सिस्टम होता है इफेक्टिव बिहेवियर के बारे में और पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग हेल्ड टूवर्ड्स इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर रेस। जो इंडिविजुअल होता है पार्टिकुलरली एक रेस, नस्ल से, सोशल क्लास, सामाजिक क्लास से, रिलीजन और सेक्सुअल आइडेंटिटी अमंग अदर्स। तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है और एक बिलीफ सिस्टम भी होता है जिसे प्रेजुडाइज कहते हैं। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? रेफर्स टू नेगेटिव बिहेवियर्स। नेगेटिव बिहेवियर को रेफर करता है दैट आर कॉज्ड बाय प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइपिंग। प्रेजुडाइज या स्टीरियोटाइपिंग की वजह से एक नेगेटिव बिहेवियर आ जाता है जिसे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होने लग जाता है, जैसे वर्बल इंसल्ट, अवॉइडेंस और फिजिकल वायलेंस एंड जीनोसाइड एक्सेट्रा। तो ये सभी समाज में हमको देखने को मिलते हैं कि अगर हमको कोई इग्नोर करे या फिजिकल वायलेंस दे, यानी कि शारीरिक हिंसा, जीनोसाइड, जैसे बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाता है अगर पता चल जाए कि वो लड़की है। तो ऐसे भेदभाव यहाँ पर हो रहा है, लड़के को क्यों नहीं मारते, तो ऐसा यहाँ पर भेदभाव देखने को मिलता है। जीनोसाइड, गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडाइज। स्टीरियोटाइपिंग और प्रेजुडाइज में क्या फ़र्क होता है? तो बेस्ड ऑन इमेजेस that we see in media and viewpoint passed on by parents, peers and other members of society can be positive or negative. Stereotyping क्या होता है? जैसे हम बचपन से भी, या हम कोई जैसे सोशल मीडिया को चला रहे हैं तो जैसा हमको दिखाया जाएगा इमेजेस या मीडिया में, तो वही हमारा व्यू पॉइंट या नज़रिया बन जाएगा। या तो मीडिया में दिखाया जाए या फिर व्यू पॉइंट्स वो पास्ड ऑन बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स का या पीयर्स, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, यानी कि जो रिलेशनशिप में होते हैं वो, और अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी या अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो इनके व्यू पॉइंट्स या नज़रिए से या मीडिया से जो हमारे मन में इमेजेस आते हैं या जो हमको दिखाया जाता है तो हमारा मन ऐसा ही हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और प्रेजुडाइज क्या होता है? प्रेजुडाइज होता है एक ओपिनियन और एटीट्यूड अबाउट ए ग्रुप और इंडिविजुअल। जैसे एक ग्रुप या इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है या हमारा ओपिनियन या विचार बन जाता है, तो उसे कहते हैं प्रेजुडाइज। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज यानी कि फ़ायदे क्या क्या है? टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन पॉजिटिव इंटर ग्रुप रिलेशंस। जैसे विभिन्न कल्चर्स के व्यक्ति यहाँ पर मिल रहे हैं एक ग्रुप में, तो क्या होगा? तो एस्टेब्लिश होगा एंड मेंटेन पॉजिटिव इंटर ग्रुप रिलेशंस। तो रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आपसी सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। इंक्रीज कल्चरल नॉलेज। जैसे यहाँ पर एक कल्चर का व्यक्ति है और यहाँ पर दूसरे कल्चर का व्यक्ति, जब ये संचार करते हैं तो कल्चरल नॉलेज बढ़ती है कि इस कल्चर में क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या, यानी कि इंक्रीज कल्चरल नॉलेज, कल्चरल सांस्कृतिक ज्ञान बढ़ता है एंड अवेयरनेस, जागरूकता भी बढ़ती है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ते हैं कि हमको दूसरे कल्चर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। एंड टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी। अगर हम अस्पष्ट हो जाएं तो हमको सहनशील होना चाहिए कि इस कल्चर में ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे का रियल कारण जो भी उस कल्चर के व्यक्ति हैं वो ही बता सकते हैं, तो हमको उनके रियल कारण का पता लगाना चाहिए। और टॉलरेंस होनी चाहिए फॉर एम्बिग्विटी। अस्पष्टता के लिए हमको टॉलरेंस या सहिष्णुता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस यानी कि हानियाँ भी हैं। कभी कभी हमको इंटरव्यूज़ में देखने को मिलता है कि फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो वो इंटरव्यू में सुनने को मिलता है कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, यानी कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो एक डिसएडवांटेज हो सकता है। दोनों पक्षों को कल्चरल एक्सेप्टेंस ना हो तो, यानी कि जैसे यहाँ पर एक कल्चर के व्यक्ति हैं और दूसरा कल्चर के व्यक्ति, अगर दोनों एक ही ग्रुप में मिल जाए और
इस कल्चर के व्यक्ति इसको पसंद ना करें और इस कल्चर के व्यक्ति इस कल्चर को पसंद ना करें, यानी कि दोनों को कल्चरल एक्सेप्टेंस ना हो, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट या संघर्ष हो सकता है, या सोशल एलिनेशन या अलगाव भी हो सकता है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो आमने सामने ही ना आए, अलगाव हो सकता है, अकेले रहने लग जाए। तो ये होता है डिसएडवांटेज। फिर एक होता है हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट। हाई कंटेक्स्ट ये होता है एशिया में, यानी कि ना में भी मतलब हाँ ही होता है। जैसे अगर किसी घर में गए और किसी ने कहा कि चाय लेकर आए, और अगर वो मना कर दें तो भी चाय आनी चाहिए। अगर वो चाय मना करने के बाद चाय ना पिलाए तो जाने के बाद ये पीछे से चुगली करते हुए कहेंगे कि उसने हमको चाय तक नहीं पूछी, यानी कि ना का मतलब भी हाँ होता है एशिया में। और एक होता है लो कॉन्टेक्स्ट। लो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है नो का मतलब है नो ही। जैसे यूरोप जैसे महाद्वीप है तो वहाँ पर यूरोप कंट्रीज है जो वहाँ पर ना का मतलब ना ही होता है। तो ये होता है हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट। इसको हमने पहले भी देखा था और आज फिर हमने इसको क्लियर कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि संचार में बाधाएं क्या क्या होती हैं। तो आज हमने किया इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।